हेलो दोस्तों। तो ये है हमारा वीडियो नंबर 2 जो हमने सीरीज़ चलाई थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूकेपीएससी लेक्चरर। तो उसी का आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें कि हम यूकेपीएससी द्वारा जो सिलेबस मेंशन्ड है उसकी 14th यूनिट जो है उसका टॉपिक है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसी के रिगार्डिंग हमारा ये दूसरे वीडियो है। तो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, सेकंड ऑप्शन इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, थर्ड ऑप्शन इज नेचर ऑफ एमिटर मटेरियल एंड लास्ट ऑप्शन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, इसमें हमसे पूछा गया कि इंडिपेंडेंट किससे है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब इसका जो हम इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये दो ग्राफ दे रखे हैं, एनसीईआरटी से लिए गए हैं दोनों ग्राफ। इसमें दिखाया गया है वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि फ़ोटो करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ किस तरीके से वैरी करती है। आपको पता है कि इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इंसिडेंटिंग फोटॉन्स दैट आर इंसिडेंटिंग ऑन द मेटेलिक सरफेस। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा फोटोन गिरेंगे उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, और फोटो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, उसी रेशियो में बढ़ेगी। तो ये जो ग्राफ है, ये जो लीनियर ग्राफ है, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। सेकेंड वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर आप कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं, पॉजिटिव साइड में बढ़ाते जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका नंबर भी धीरे धीरे, जो कि प्लेट तक पहुंच रहे होंगे, उनका नंबर भी धीरे धीरे क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो ये जो यहाँ पे इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, ये जो थोड़ा सा स्लोप वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ग्राफ का, ये उस इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है हमारे पास कि हमारे पास लगभग एक सीधी लाइन आने लगती है। तो ये जो सीधी लाइन है वो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं वो सारे के सारे कलेक्टर प्लेट तक पहुंच चुके हैं, और वो उस कंडीशन में एक मैक्सिमम करंट को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो फोटो करंट जो होती हैं वो किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है किस पर, वो पोटेंशियल पे भी डिपेंड करती है, कलेक्टर पोटेंशियल पे भी डिपेंड करती है, और साथ ही साथ वो जो हमारे पास इमिटर मटेरियल है, वो मटेरियल जिससे हम क्या कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन कर रहे हैं, उस मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करती है। अगर उसका वर्क फंक्शन कम होगा तो आसानी से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे और इजीली क्या होगी, फोटो करंट कंस्टिट्यूट की जा सकती है। लेकिन अगर उसका जो वर्क फंक्शन होगा वो हाई होगा तो फोटो करंट को कंस्टिट्यूट करने के लिए हमें ज़्यादा रेडिएशन का ज़्यादा एनर्जी का रेडिएशन डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास है फोटो करंट का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, वो डिपेंड करता है पोटेंशियल पर, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एमिटर मटेरियल पर, बट वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो उसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन करेंगे भी तो करंट का जो वैल्यू होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, सेकंड ऑप्शन इज नेचर ऑफ एमिटर मटेरियल, थर्ड ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल is that negative potential of the collector plate at which the electron having maximum kinetic energy is completely retarded। वो कलेक्टर प्लेट तक पहुंच ही नहीं पाता है, वो क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है या कट ऑफ पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो कट ऑफ पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, उसको कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने के लिए, ठीक है,
कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने के लिए, रोकने के लिए हमें ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेगेटिव साइड में पोटेंशियल ज़्यादा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। नेचर ऑफ एमिटर मटेरियल, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। मटेरियल टू मटेरियल क्या करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वैरी कर सकता है फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बोथ ए एंड बी। इसके बाद नेक्स्ट है, द टाइम टेकन बाय फोटो इलेक्ट्रॉन टू कम आउट आफ्टर द फोटोन स्ट्राइक्स is approximately in seconds, 10 raised to the power minus 1 second, 10 raised to the power minus 4 second, 10 raised to the power minus 10 second and 10 raised to the power minus 16 second। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन का जो टाइम होता है, मतलब कितना टाइम लैग होता है कि फोटोन गिरता है, फोटो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देता है और उसको इजेक्ट करता है, इसमें टोटल टाइम कितना लगता है। तो अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या है, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। मतलब इसमें जो टाइम लगता है, फोटो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में जो टाइम लगता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक एनसीईआरटी की लाइन को कोट किया है, नीचे ये लिखा है यहाँ पे, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट एनी अपरेंट टाइम लैग हैविंग 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 सेकेंड और लेस। मतलब एक नैनो सेकेंड से कम का टाइम लगता है इवन व्हेन द इंसिडेंट रेडिएशन इज मेड एक्सीडिंगली डिम। माने अगर आप इंटेंसिटी को डिम भी कर लो, इंटेंसिटी को कम भी कर लो, तो भी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो होता है वो क्या नहीं होता, अफेक्ट नहीं होता, वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस ही रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ बोथ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट आर डबल्ड देन saturation photoelectric current remains constant, is halved, is doubled, becomes 4 time। मैंने अभी आपको बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू होती है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी को आप डबल कीजिए, हाफ कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते एक कंडीशन होनी चाहिए कि आपकी जो इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, फिर फ्रीक्वेंसी में किसी भी तरीके का वेरिएशन लेके आ जाइए, मतलब बस वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम नहीं होना चाहिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में जो ये वाला स्टेटमेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड, ये अगर ना भी होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको पता है, अभी हमने पीछे एक ग्राफ पढ़ा था, ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमें बता रहा है कि किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक करंट वैरी करती है इंटेंसिटी के साथ, और ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड में। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी को डबल कर रहे हैं, ठीक है, इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो होगी, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी डबल्ड। अगर आप क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी को 4 टाइम कर रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 4 टाइम। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगी, वैल्यू बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पे हमको बात की गई है सैचुरेशन करंट के बारे में। सैचुरेशन करंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास सैचुरेशन करंट होगी, सैचुरेशन करंट का मतलब क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जब फोटो जो कलेक्टर प्लेट है वहाँ तक पहुँचते हैं, तो जो करंट कंस्टिट्यूट होती है उसको क्या कहा जाता है, सैचुरेशन करंट कहा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सीधी सीधी बात है कि सैचुरेशन करंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर इंटेंसिटी डबल की जा रही है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी डबल की जा रही है, फ्रीक्वेंसी डबल करने से कोई फ़ायदा है नहीं, वैसे कोई वेरिएशन आता नहीं है, बस इंटेंसिटी डबल की जा रही है, तो सैचुरेशन करंट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, इज़ डबल्ड। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A photoelectric cell is illuminated by a point source of light 1 meter away. When the source is shifted 2 meter away, then ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो 1 मीटर की दूरी पर है सोर्स से,
और उसी तरीके से जब उसको 2 मीटर की दूरी पर लाया जाता है, सोर्स को 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो क्या वेरिएशन आता है? देखो, ईच एमिटेड इलेक्ट्रॉन कैरीज 1/4 ऑफ इनिशियल एनर्जी. Number of electron emitted is half the initial number. Each emitted electron carries half of the initial energy and number of electrons emitted is quarter of the initial number. इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक रिलेशन समझना पड़ेगा इंटेंसिटी और सेपरेशन के बीच में. इंटेंसिटी जो होती है इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, फोटो सेल के केस में, दैट डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन फ्रॉम द सोर्स एज I proportional, where I is the intensity, I proportional to the 1/d square, या I is inversely proportional to the d square, where d is the separation of the photo cell from the point source. ठीक है. अब वो कह रहा है कि पहले 1 मीटर की दूरी पर था और अब 2 मीटर की दूरी पर चले जाता है, तो इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ध्यान रखना इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये जो एनर्जी वाले जो टर्म लिखे गए, जो ऑप्शन है एनर्जी वाले, ये तो हट जाएंगे. हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, बी एंड डी. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस रिलेशन से देखें, ठीक है, तो हमारे पास अगर फर्स्ट केस में मान लीजिए इंटेंसिटी थी I1, ठीक है, फर्स्ट केस में इंटेंसिटी थी I1, तो I1 will be proportional to 1/d1 square, एंड सेकेंड केस में अगर इंटेंसिटी थी I2, तो I2 proportional to 1/d2 square. और इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा I1 upon I2 is equal to d2 square upon d1 square. तो आपको बताने कि सेकंड वाले केस में कितनी इंटेंसिटी होगी. तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से लिखा जा सकता है I2 is equal to क्या लिखा जाएगा? I1 इंटू d1 स्क्वायर अपॉन d2 स्क्वायर. ठीक है, तो d1 की वैल्यू कितनी है? d1 की वैल्यू है 1, ठीक है, और d2 की वैल्यू कितनी है? 2. तो d2 की वैल्यू 2 है, तो d2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो I2 इज इक्वल हो जाएगा I1 अपॉन 4. अब I2 क्या है? इंटेंसिटी व्हेन द सेपरेशन इज 2 मीटर, और I1 क्या है? इंटेंसिटी व्हेन द सेपरेशन इज 1 मीटर. और इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सेकंड केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे दैट विल बी 1/4 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इन द प्रीवियस केस या फर्स्ट केस. तो यहाँ पे देखिए जो डी वाला ऑप्शन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज क्वार्टर ऑफ द इनिशियल नंबर. तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन Hc अपॉन लैम्डा नॉट. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस ओनली इफ लैम्डा इज ग्रेटर और इक्वल टू लैम्डा नॉट. सेकेंड, लैम्डा इज लेस और इक्वल टू लैम्डा नॉट. थर्ड ऑप्शन इज लैम्डा इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 लैम्डा नॉट. और लास्ट ऑप्शन है लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा नॉट. तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन होता है. अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और एनर्जी भी कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो ये कह रहा है कि अगर लैम्डा क्या है? वर्क लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन Hc अपॉन लैम्डा नॉट. तो हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है ऑब्वियस सी बात है वो क्या है? लैम्डा नॉट है. ठीक है, वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वेवलेंथ है वो क्या है? लैम्डा नॉट है. तो अगर मैं इससे ज़्यादा वेवलेंथ का रेडिएशन डालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है उस रेडिएशन की एनर्जी इस वाले रेडिएशन की एनर्जी से क्या होगी? कम होगी. इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होगा? इजेक्ट नहीं होगा. इसका मतलब क्या है? अगर मैं एनर्जी बढ़ाना चाहता हूँ ताकि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो तो मुझे वेवलेंथ क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी. यानी कि जो हमारे पास इंसिडेंट वेवलेंथ होगी यानी कि लैम्डा, दैट शुड बी लेस देन द threshold wavelength lambda naught. तो lambda should be equal to less than or equal to lambda naught. That is the correct answer. Option B. Lambda is less or
equal to lambda naught. The photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 1.5 volt. The maximum kinetic energy of photoelectron emitted is. फोटोइलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो आपको पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला आता है के ई मैक्स, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है ई वी नॉट, जहाँ पे वी नॉट रिप्रेजेंट करता है कट ऑफ पोटेंशियल को या स्टॉपिंग पोटेंशियल को, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ वोल्टेज दे रखा है वो कितना है 1.5, ठीक है। और E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ऑब्वियस सी बात है अगर 1.5 का आपका कट ऑफ वोल्टेज है तो उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज द ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स। कैथोड रे में क्या होता है? फोटोन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, अल्फा पार्टिकल होता है। तो जब आप ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला चैप्टर स्टार्ट करते हो तो इंट्रो में कैथोड रे के बारे में भी दे रखा है कि जो हमारे पास थॉमसन थे, थॉमसन ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंटली ये बताया था कि जो कैथोड रेज होती हैं वो क्या करती हैं, नेगेटिव चार्ज की एक स्ट्रीम होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर वह नेगेटिव चार्ज की स्ट्रीम है तो इस कंडीशन में गिवन ऑप्शन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज तो केवल क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, ठीक है। बाद में मतलब जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बाद में जे थॉमसन उनको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन का, और फिर उसमें कुछ और एक्सपेरिमेंट मिलिगन के द्वारा किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है। These cathode rays were discovered in 1870 by William Crookes, who later in 1879 suggested that these rays consist of streams of fast moving negatively charged particles. The British physicist J.J. Thomson confirmed this hypothesis, ठीक है। तो जे थॉमसन ने सबसे पहले क्या किया था, इस चीज़ को एक प्रूफ किया था कि हाँ वास्तव में जो कैथोड रेज होती हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की एक स्ट्रीम है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें लिखा गया है कि ये देखिए E/m इज़ 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, दैट इज़ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, तो कितना होता है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है। और यहाँ लिखा गया है द वैल्यू ऑफ E/m was found to be independent of the nature of the material metal used, यानी कि आप किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करवाइए, हर किसी मेटल के करस्पॉन्डिंग जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल हैव सेम वैल्यू ऑफ E/m, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज है। और अगला क्वेश्चन भी देखिए वही है, द value of specific charge for the electron is 1.76 into 10⁻11 coulomb per kg, 9.11 into 10⁻21 coulomb per kg, 1.62 into 10⁻10 coulomb per kg and 1.67 into 10⁻27 coulomb per kg, ठीक है। तो अभी मैंने इसका आंसर आपको बता दिया कि जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है। अच्छा E/m आपको पता है कि क्या है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए E/2m क्या होता है, E/2m किसको रिप्रेजेंट करता है? एक दूसरा आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज बता रहे हैं उसी तरीके से प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है और अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज जो कि क्या होता है, चार्ज पर यूनिट मास होता है फॉर अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। ये बताना है आपने कि स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल के लिए और प्रोटॉन के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या है। देखिए यहीं पे लिखा गया है, अमेरिकन फिजिसिस्ट R.A. मिलिकन performed the pioneering oil drop experiment for the precise measurement of charge on an electron। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बशर्ते जे थॉमसन ने की है, बट इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, मिलिकन ने की थी। ही फाउंड दैट चार्ज ऑन
an oil drop was always an integral multiple of an elementary charge 1.602 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। और इसी को क्या कहा जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले किसने दिया था, R.A. मिलिकन ने ही दिया था। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है UKPSC के लेक्चरर एग्जाम में 2018 में। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है कि क्वांटाइजेशन के बारे में सबसे पहले किसने बात की थी, R.A. मिलिकन ने बात की थी। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था उसकी डिस्कवरी किसने की थी, वो भी R.A. मिलिकन ने की थी। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एक्सपेरिमेंट शोड दैट एटम्स हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। ठीक है, एटम के लिए क्या होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं। ये किसी ने बताया था, किस एक्सपेरिमेंट ने बताया था। फर्स्ट है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, सेकंड है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, थर्ड है प्लैंक और लास्ट है रदरफोर्ड। तो आप ये बताइए कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो किस चीज़ को बताता है। ठीक है, तो डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट बताता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पुष्टि करता है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। फ्रैंक एंड हर्ट्ज सबसे पहले ये बताते हैं कि एटम पे क्या करते हैं, अलग अलग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स पे लाई करते हैं। ये देखिए, ये एनसीईआरटी का अगेन ले रखा मैंने यहाँ पे एक कॉपी। तो इसको देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स इन एन एटम वाज discovered directly verified in 1914 by जेम्स फ्रैंक एंड गुस्टेव हर्ट्ज। ठीक है, तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है और ये इसका वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन विच डज नॉट रिप्रेजेंट द आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो आइंस्टीन की फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको पता होगी, वो है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स। ठीक है, तो ये आइंस्टीन की क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अब जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है इसी के अलग अलग फॉर्मेट इसने यहाँ पे दे रखे हैं। तो अगर आप यहाँ से देखें तो के ई मैक्स इज इक्वल टू होगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है। ठीक है, ये वाला इक्वेशन तो सही है। ये कह रहा है विच डज नॉट रिप्रेजेंट, तो जो गलत है वो बताना आपको। के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, जो एच न्यू नॉट होता है उसी को फाई नॉट भी लिखते हैं जो कि वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। उसके बाद के ई मैक्स इज इक्वल टू एच सी लैम्डा अपॉन एच सी लैम्डा माइनस एच सी लैम्डा नॉट, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, सही है। जहाँ पे इसने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ और स्पीड, लाइट की स्पीड के टर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो एच सी लैम्डा अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये क्या है, करेक्ट इक्वेशन है। तो इसमें से जो गलत है वो कौन सी है, बी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी के ई मैक्स इज इक्वल टू एच अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाय न्यू माइनस न्यू नॉट, तो ये आंसर गलत है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रेट ऑफ एमिशन किस पे डिपेंड करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन का, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, न कि फ्रीक्वेंसी पे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम इनर सेल, सरफेस ऑफ मेटल्स, न्यूक्लियस, डीप इनसाइड द मेटल। ठीक है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी, वही तो मोस्ट एनर्जेटिक होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली सरफेस के नज़दीक होंगे तो उनको निकालने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि उनके करस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन कम होगा। तो इंसिडेंट रेडिएशन की जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। अब जो इलेक्ट्रॉन बहुत अंदर की तरफ के लिए लाई कर रहा होगा उसको सरफेस तक लाने के लिए एनर्जी का मेजर पार्ट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट जो कि कम हो जाएगा वो उसको एज ए काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द इलेक्ट्रॉन विद मोस्ट काइनेटिक एनर्जी विल बी नियर द सरफेस ऑफ द मेटल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
देखिए, बिकॉज ऑफ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द मेटल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन। अलग अलग इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो डायरेक्टली सरफेस के नज़दीक होंगे उनको निकालने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। और जो बिल्कुल अंदर होंगे तो उनको सरफेस तक लाने के लिए एनर्जी का मेजर पार्ट लॉस हो जाता है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का अंत। तो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा कि कंटेंट ठीक है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फिर ट्यून रहें अगले वीडियो के लिए, और अगला वीडियो ज़रूर देखें। मैं जल्द ही प्रिपेयर करके अगला वीडियो भी अपलोड करूँगा। धन्यवाद।